भले ही मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वे बांझ महिलाओं का इलाज करती थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि उसके पास जो भी बांझ महिलाएं आती वो गर्भवती हो जाती थीं। एक दिन जब मैं बुर्का पहनकर क्लिनिक गया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी वजह से मेरी पत्नी को यह सब करना पड़ता है। ये उस समय की बात है जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने कई दिन परेशानी में बिताए। इस वजह से मेरी पत्नी को एक विचार आया और उसने हमारे घर की छत पर एक क्लिनिक शुरू किया, जहां वे वहां बांझ महिलाओं का इलाज करती थी। शुरुआत में बिना किसी प्रतिक्रिया के 1 साल में केवल 2 महिलाएं उसके पास आईं और आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों गर्भवती हो गईं। फिर धीरे धीरे उधर आने वाली महिला ही गर्भवती होने लगीं। क्लिनिक का विस्तार हुआ, प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और अब उसके पास भीड़ जमा होने लगी। मेरी पत्नी हर दिन छत पर उन महिलाओं का इलाज करती थी जिन्हें बांझ होने की बीमारी थी, और मैं नीचे काउंटर पर काम करता था। मेरी पत्नी बदले में मुझे अच्छा भुगतान करती थी। एक दिन एक महिला का पति उसके साथ आया हुआ था। बहुत देर बाद भी उसकी पत्नी नीचे नहीं आई तो उसका पति उधर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी के साथ और भी महिलाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकता। मेरी पत्नी भी मुझे कभी ऊपर नहीं जाने देती। वे मेरी बात पर चुप रहा। थोड़ी देर बाद 2 बुर्का पहनकर महिलाएं आईं और पति क्लिनिक से चले गए। 2 घंटे बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई। उनके पीछे 2 बुर्का पहनकर आई हुई महिला भी चली गईं और मेरी पत्नी स्मृति भी क्लिनिक से नीचे आ गई। चेहरे से नकाब हटा दिया और हाथ के दस्ताने पास के कूड़ेदान में फेंक दिए। उसके चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। आखिरकार मैंने उससे एक सवाल पूछने की हिम्मत की कि स्मृति इन महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है, जबकि वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। कई बांझ महिलाओं की ज़िंदगी टूटने से बच गई है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं चुप बैठा रहा, न जाने वह कौन सा राज मुझसे छुपा रही थी। आखिर में उसका पति था, उसे वह राज पहले मुझे बताना चाहिए था। मैं अपने बिजनेस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। शुरुआत में केवल 1 या 2 महिलाएं ही उनके पास आईं, लेकिन आजकल कई महिलाएं उसके पास इलाज के लिए आने लगी थीं। अभी ये क्लिनिक उसे संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने नीचे का काउंटर खोला और उनकी मदद के लिए मैंने उस काउंटर पर बैठना शुरू कर दिया। मैं उस काउंटर पर बैठता था और औरतों का और उनके पति का ब्लड सैंपल कलेक्ट करता था। उनका इलाज 3 से 4 घंटे तक चलता था। मैं हर बार स्मृति से एक ही सवाल पूछता था कि तुम महिलाओं के साथ क्या करते हो, लेकिन स्मृति हर बार मेरे सवाल का जवाब देने से बचती रही। मुझे स्मृति के क्लिनिक में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब क्लिनिक में मरीज नहीं रहते थे तो भी मुझे उसकी क्लिनिक में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सका, क्योंकि मैं खुद कई सालों से बेरोज़गार था और मेरा घर उसकी कमाई से चल रहा था। शुरुआत में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। बहस करने से वो अपने मायके चली जाती और आखिरकार उसने खुद ही कुछ करने का फैसला किया और वह मुझसे कहा कि मैं छत पर बने कमरे में एक क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैं हंस रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या आप एक डॉक्टर हैं? आप केवल 10वीं पास हैं, फिर आप क्लिनिक कैसे बना सकती हैं? यदि तो उसने मुझसे कहा मत करो। आखिर एक बेरोज़गार पति से मैं क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? इसलिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह ताना सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मुंह सिकोड़ कर वहाँ से चला गया। आखिरकार उसने बिना किसी की मदद के छत पर बने कमरे को क्लिनिक में बदल दिया। मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह अपनी बात पर पक्की थी। उसने अपने मेहनत के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। मैं ये जानने की कोशिश करता था कि वह क्या व्यवहार करती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर वह जो करती है अपने घर और अपने बच्चों के लिए करती है। मेरे माता पिता को गुजरे कई साल हो गए थे। मेरी छोटी बहन का नाम मंदा था, लेकिन शादी के 10 साल बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसका पति और ससुराल वाले
उसका पति दूसरी शादी कर लेगा ये धमकी देते रहते थे, क्योंकि 10 साल तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी बहन भी मेरी पत्नी से अपना इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन मेरी पत्नी उसकी कदर नहीं करती थी। वजह भी वही थी, क्योंकि शादी के बाद मेरी बहन ने मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और गालियां भी दी थी। मैंने कई बार मेरी पत्नी से मेरी बहन के लिए ट्रीटमेंट के लिए बात की, लेकिन मेरी पत्नी को ये सारी बातें अच्छी तरह से याद थीं और इसलिए वे मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती थी। इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। समृद्धि के क्लिनिक को जगह जगह से प्रसिद्धि मिल रही थी, लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह ये सोचकर सो नहीं सका कि समृद्धि वास्तव में क्या इलाज करती है। तभी एक दिन उसके तुरंत बाद 2 महिला आई, बुर्का पहनकर आई और मुझसे ऊपर वाले क्लिनिक में जाने की इजाज़त मांगी। मैंने उन दोनों महिलाओं को भी ऊपर वाले क्लिनिक में भेज दिया। उसके बाद लगभग 4 घंटे बाद वह मरीज़ महिला बाहर आई और उसके पीछे वह बुर्का पहने हुए महिला आ गई। तभी अचानक मेरी नज़र बुर्का पहने एक महिला की चप्पलों पर पड़ी। उसने पुरुषों की चप्पल पहनी हुई थी। मुझे उस पर संदेह होने लगा, इसलिए मैंने उसे रोका और कहा, आप काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं, क्या आपकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? उनमें से एक महिला ने कहा कि हम यहाँ महिलाओं का इलाज करने आते हैं। अभी मुझे पता चला कि ये दोनों महिलाएं बांझ महिलाओं का इलाज कर रही थीं और मेरी पत्नी खुद इसका श्रेय ले रही थी। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना काम करता रहा। तभी मेरी बहन मंदा का फ़ोन आया और वो रो रही थी और बोली कि भैया भाभी से मेरा इलाज करवा दो, क्योंकि मेरा पति अब मुझे तलाक देने वाला है। मैंने उसे बहुत समझाया और फ़ोन रख दिया और आखिरकार सभी मरीज़ महिलाएं चली जाने के बाद मैं क्लिनिक का दरवाज़ा खोल दिया। तभी स्मृति मुझ पर ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धक्का दे दिया। मुझे मेरी पत्नी का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने उसे अपनी बहन के इलाज के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती। मैं बहुत दुखी हुआ और मैं उधर काम भी करता था। मैंने उसे मेरी बहन की सारी परिस्थिति बताई, लेकिन उसने फिर भी मुझे साफ इनकार कर दिया। इस वजह से मैंने स्मृति से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह अब ज़्यादातर पैसे कमा रही थी, क्योंकि उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं था। मंदा रोते हुए हमारे घर आई और बोली, दादा कुछ भी करो, लेकिन भाभी से कहो कि वह मेरा इलाज करें। आज मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है और जल्द ही वे तलाक भी देने वाला है। मैं मंदा से ये सब बातें मेरी पत्नी स्मृति भी सुन रही थी, लेकिन उनका मन पत्थर का बना हुआ था। इस शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन केवल तुम ही उसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हो। स्मृति ने कहा, अगर उसके पति को दूसरी शादी करनी है तो उसको करने दो, मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। मैं और मेरी बहन स्मृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। स्मृति ने घर वालों की मदद करनी चाहिए तो मंदा ने मुझसे कहा कि भाभी ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया। मैं भी ये जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मंदा ने मुझसे कहा, भैया कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए भाभी ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। भैया कानूनी दिमाग लगाकर सोचो, वास्तव में भाभी मेरा इलाज नहीं कर सकती हैं, वह आपको धमकी दे रही है। उसने आपकी आंखों पर पैसे की पट्टी बांध दी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं हर दिन इन 2 बुर्कों वाली महिलाओं को देख रही हूँ। उनमें से एक महिला आदमी की तरह लगती है और आप ब्लड सैंपल लेने में व्यस्त रहते हो, इसलिए आप नहीं देख पाते हो। जो महिलाएं मरीज आती हैं और पति चले जाते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको अपना खून का नमूना दिया है? इसका मतलब है कि आपकी पत्नी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मुझे वही बातें बताई गईं जिसका मुझे शुरू से संदेह था। मैंने मंदा से कहा कि कल अगर कोई महिला इलाज के लिए आएगी तो हम बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब एक महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए आई तो मैंने उस महिला को क्लिनिक भेजा और उसके पति को लिटा दिया।
मैं जल्दी से घर गया और मंदा को बुला लिया क्लिनिक पर। हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक गए इलाज के लिए। आई महिला चुपचाप बैठी थी। हम दोनों अंदर चले गए। स्मृति ने सोचा कि हम वही दो बुर्का पहनने वाली महिलाएं हैं। उसने हमसे कहा कि ये अच्छा है आप जल्दी आ गए। इन महिलाओं का नाम ले लो। इस महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसको भी ए पॉजिटिव का बच्चा ला कर दे दो। मैं और मेरी बहन देखते रह गए। मेरी बहन ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। स्मृति हमें देखकर चौंक गई। मैंने उससे गुस्से में कहा, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम महिलाओं के साथ क्या करती हो। तुम बेरोजगार थे और मैं इस गरीबी से तंग आ गई थी और मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया। मेरी दोस्त एक एनजीओ चलाती है जिसमें वे जाया करती थी। उन्होंने अपने कार्यालय में कई बेसहारा बच्चों को रखा, जैसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता उन्हें बचपन में कूड़े के ढेर में छोड़ देते थे, या कुंवारी लड़कियां जो गलती से गर्भवती हो गईं। यदि नहीं तो बच्चा गोद लेने के बजाय परिवार दूसरी शादी पर जोर देता है और वे महिलाएं बर्बाद हो जाती हैं। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी दो सुविधाएं दी। महिला का ब्लड ग्रुप और उसके पति का ब्लड ग्रुप लिया जाता है। इन दोनों में से किसी एक के ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 महीने बाद महिला को सौंप दिया जाता है। अगर महिला के साथ उसका पति भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है तो ये कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि उसे 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करना पड़ता था और भले ही बाहरी लोगों को नहीं पता चलता कि वे गर्भवती थे है या नहीं, पति को पता चल जाएगा। जिन महिलाओं को उनके पति का पूरा सपोर्ट होता है उनका इलाज हम यहाँ करते हैं, क्योंकि गर्भवती होना सुनना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हमारे काम की वजह से एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है, इसलिए मैं सच्चे काम के लिए तैयार हूँ। अगर झूठ से कोई अच्छी चीज़ आती है तो झूठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंदा का इलाज नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उससे हमारे रहस्य से डरती थी। मंदा कहती है कि अगर तुमने मेरे लिए ऐसा किया होता तो मैं कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने शादी से पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद तुम भी ऐसा करती। मुझ पर विश्वास करो, अब से मैं इस काम में आपका समर्थन करूंगी, क्योंकि आपका काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम के कारण जिन माता पिता के बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे मिलते हैं, और जो बच्चे ला रहे हैं उन्हें माता पिता मिलते हैं, और इनका कारण ये है हज़ारों महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। स्मृति और मंदा एक दूसरे के गले रखकर रो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरी पत्नी ने समाज की पीड़ित महिलाओं के लिए इतनी हिम्मत से जिम्मा उठाया। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।